Hello everyone, I welcome you all in the session of Language Lab. आप सब लोगों का इस सेशन में वेलकम करती हूँ। आज हम एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लैंग्वेज लैब। लैंग्वेज मतलब हमारी भाषा, हम जो भाषा बोलते हैं और आम तौर पे हम जब बाहर जाते हैं तो एक कॉमन लैंग्वेज होती है। ठीक है, मैं राजस्थान से हूँ, मेरी मदर टंग हिंदी है। आप कर्नाटका से होंगे, आपकी मदर टंग कनाडा कन्नड़ा होगी। आप गुजरात से होंगे, आपकी मदर टंग गुजराती होगी। किसी की मदर टंग मारवाड़ी होगी। सो हर इंसान की कदम मदर टंग होती। बट जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हम साथ में काम करते हैं, वहां पे एक कॉमन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम एक दूसरे से बात कर सके, हम कम्युनिकेट कर सके। तो उसके लिए हम इन सेशंस में गोइंग फॉरवर्ड आगे जाएंगे और इन सेशंस में हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की। हम कैसे बोल सकते हैं, बहुत इजी है। बिलीव मी, इंग्लिश पता है हमें ऐसा लगता है, हम जब तक नहीं बोलते हमें ऐसा लगता है कि नहीं बहुत डिफिकल्ट होगी। पर कैसे डिफिकल्ट होगी? अब अपनी मदर टंग भी बोलना सीखे ना, तो हम ये भी सीख जाएंगे। और ये बहुत इजी है। बस इसको सीखने के लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा कंसंट्रेशन देना होगा। तो सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले कॉमन चीज आती है अल्फाबेट्स। सो अल्फाबेट्स हमें सबको पता है, ABCD हम सब जानते हैं। उसी अल्फाबेट्स में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, उसको हम बोलते हैं साउंड्स। अगर हमें साउंड्स पता होते हैं तो हम वर्ड्स बना पाते हैं, हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल लूं, अगर हमें एंटरप्रेन्योर बोलना है तो बहुत सी बार हमारे मुंह से एंटरप्रेन्योर निकलता है, जबकि उसका सही प्रोनाउंसिएशन एंटरप्रेन्योर नहीं होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। ये हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं और उन मिस्टेक्स पे पता है जब सामने वाले कुछ बोलते हैं, दे लाफ एट अस, तो वी स्टॉप लर्निंग द थिंग्स। So here, when you are attending my session, when you are sitting in front of me, I want you to understand and keep one thing, one basic rule in mind. लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें पढ़ना है, हमें सीखना है। और सीखने की पहली सीढ़ी, द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग is making mistakes and correcting it. मिस्टेक्स करेंगे, हम बोलने में मिस्टेक्स करेंगे। हमें नहीं पता चलता हमें कहाँ पे इज यूज में लेना है, हमें कहाँ पे आर यूज में लेना है। होता है, मेरे साथ भी हुआ। When I was learning English, it happened with me also, but that is okay. I didn't stop there. मैं वहां नहीं रुकी और आज भी नहीं रुकती। मिस्टेक्स होती है, हम उस मिस्टेक्स को समझें, उस मिस्टेक्स को हम क्लियर करें, उस मिस्टेक्स से हम लर्न करें। तो उसको बोलते हैं सीखना। आज अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो हर कोई इंसान मिस्टेक करता है, हर कोई, हम भी करेंगे। सो आज हम इस लैंग्वेज लैब में सबसे पहले सबसे बेसिक चीज सीखेंगे। और सबसे बेसिक चीज होती है किस फ्लुएंसी में, किस स्पीड में, किस फ्लो में हमें बात करनी है, कहाँ जाके हमें रुकना है, वेयर वी हैव टू स्टॉप, कब रुकना है, व्हेन वी हैव टू स्टॉप, क्यों रुकना है, व्हाई वी हैव टू स्टॉप, वेयर, व्हेन, व्हाई। थ्री थिंग्स। व्हेन यू विल गेट द आंसर ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स, जब आपको इन तीनों चीजों का आंसर मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं बोल सकता हूँ। एंड यस, आई बिलीव यू, आप सब बोल सकते हैं, मुझसे अच्छा बोल सकते हैं। ओके, तो अगर हम स्टार्ट करें लैंग्वेज लैब से, तो हम सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे पंचुएशंस। पंचुएशन वर्ड थोड़ा सा नया लगता है, हम इस वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज पंचुएशन, क्या होते हैं पंचुएशंस। पंचुएशंस एक ऐसी चीज है जो एक राइटर को
जो बुक्स लिखता है, उसको हेल्प करते हैं कि वो दूसरों के लिए, जब हम उसको पढ़ रहे हैं, व्हेन वी आर रीडिंग, वी कैन रीड इट इजीली, हम उसको आराम से पढ़ सके, हम उसको समझ सकें। एक बार आप सोचिए, आपको एक सेंटेंस मिले और वहां पे कोई डॉट नहीं होता, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता, क्या आपको समझ आता है कि मतलब क्या चल रहा है? हमें नहीं पता चल रहा, हम बस पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, कोई फ्लो ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ यूज में ही नहीं लिया, ना कहीं उसने फुल स्टॉप लगाया है, ना कहीं उसने क्वेश्चन मार्क लगाया है, नो क्वेश्चन मार्क, नो फुल स्टॉप, नो एक्सक्लेमेशन मार्क, कुछ भी तो नहीं है, देयर इज नथिंग। फिर हम उसको कैसे समझेंगे? हाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट? सो उसके लिए ये जो चीजें मैंने अभी बोली ना, क्वेश्चन मार्क हो गया, फुल स्टॉप हो गया, तो वो सब चीजें क्या होती है? वो सब चीजें पंचुएशंस होती है, जो एक सेंटेंस को पूरा करती है, जो हमें ये बताती है सेंटेंस फिनिश हो गया है। इट टेल्स अस द सेंटेंस इज ओवर नाउ एंड यू आर स्टार्टिंग अ न्यू सेंटेंस। आप एक नया सेंटेंस पढ़ रहे हैं, वो हमें पता चलता है इन पंचुएशन से। तो अगर हम पंचुएशंस की बात करें तो वहां पे अलग अलग तरह के पंचुएशंस होते हैं। हम 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंचुएशंस आज पढ़ेंगे। कैसे पंचुएशंस होते हैं, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, और कब यूज में लेते हैं, कब हम उसको काम में लेते हैं। व्हाट आर पंचुएशंस, द टाइप्स ऑफ पंचुएशंस, व्हाई दे आर यूज्ड, व्हाई मींस कहाँ यूज में लेते हैं, व्हेन दे आर यूज्ड, कब यूज में लेते हैं, ये हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे, हम पढ़ेंगे। बट अगर यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट है, आपको अगर पंचुएशन से रिलेटेड कुछ भी पूछना, आप पहले पूछ सकते हैं। सी मैं दोनों लैंग्वेज में बोलूंगी, आई बी स्पीकिंग इन हिंदी, आई बी स्पीकिंग इन इंग्लिश ऑल्सो, ताकि आप उस चीज को समझ सके, आप समझ सके कि कौन से वर्ड को मैं इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ, हाउ एम आई प्रोनाउंसिंग इट इन इंग्लिश। ओके ओके, तो हम फर्स्ट चीज पे आते हैं, टाइप्स ऑफ पंचुएशन। सो जब हम टाइप्स ऑफ पंचुएशंस पढ़ रहे हैं, कितने प्रकार के पंचुएशंस होते हैं, तो उसमें 6 टाइप्स, 6 प्रकार के पंचुएशंस होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ पंचुएशन। फर्स्ट पंचुएशन इज पीरियड। पहला पंचुएशन कौन सा होता है? पीरियड। पीरियड को हम अगर हमारी आम भाषा में बोलें, हम अगर हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें, तो उसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप। जब हम कहीं फुल स्टॉप लगा देते हैं, फुल स्टॉप क्या होता है? एक डॉट, सिंपली एक डॉट लगाते हैं। तो जब हम वो एक डॉट लगाते हैं ना कहीं पे, when we put that dot after finishing a sentence, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप बोलते हैं, हम पीरियड बोलते हैं, और हिंदी में बोले तो हम उसको बोलते हैं कि हमने एक डॉट लगा दिया, दैट इज अल्प विराम दे दिया हमने, ये सेंटेंस हमारा खत्म हो गया, द सेंटेंस इज फिनिश्ड। देन कॉमा आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे आइटम्स है, आपको बहुत बड़ी लिस्ट है, आप उस आइटम्स को लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? एक तो वे होता है कि हम लगाए 1 2 3, हम नंबर्स लगाते हैं, वी गिव देम नंबर्स एंड वी राइट द लिस्ट। बट अगर हमें लिस्ट में नहीं लिखना है, हमें एक लाइन में लिखना है, वी वांट टू राइट इट इन अ कंप्लीट सेंटेंस ओनली, सो हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट? वहां हम डॉट तो नहीं लगा सकते, फुल स्टॉप तो नहीं लगा सकते, क्योंकि फुल स्टॉप का मतलब क्या हो जाएगा कि सेंटेंस फिनिश हो गया है। बट यहाँ हमारा सेंटेंस फिनिश नहीं हुआ है, यहाँ पर हमने से वो सेंटेंस में न्यू चीज ऐड की है, बट उनको हमें सेग्रीगेट करना है, उनको हमें अलग करना है। तो हम कैसे अलग करते हैं? कॉमा लगाते हैं। जैसे व्हेन यू गो आउट, जब आप बाहर जाएं, प्लीज ब्रिंग 1 पैकेट ऑफ ब्रेड, एक पैकेट ब्रेड का, 1 packet of milk, 1 liter oil, 1 liter ghee. So what we have written, we have told 4 different things. Now, to separate all those 4 different things, to make other person, सामने वाले को समझाने के लिए, to make other person understand that these are 4 different things which he or she has to bring, we use comma. क्या हम क्या यूज में लेते हैं? हम कॉमा यूज में लेते हैं। देन कोलन होता है।
क्वेश्चन मार्क होता है, कोटेशन मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो ये 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन होते हैं। हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ये सिर्फ अभी आपने नेम्स पढ़े हैं कि क्या क्या होते हैं। यू जस्ट स्टडीड द नेम्स। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स, अबाउट देम इन डिटेल, कि वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। तो फर्स्ट जो हमने पढ़ा था वो पीरियड था, राइट? वो फुल स्टॉप हमने पढ़ा था। अब आप यहाँ मुझे मिस्टेक्स बताएंगे, ठीक है? तो पीरियड में 2 रूल होते हैं, फुल स्टॉप के 2 रूल्स होते हैं। पहला रूल बोलता है यूज एट द एंड ऑफ कंप्लीट सेंटेंस। स्लाइड का मतलब होता है ये हम तब यूज करते हैं जब एक लाइन, एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। सो वी यूज दिस एट द एंड ऑफ कंप्लीट सेंटेंस। हमने एक सेंटेंस पूरा लिख लिया, जब वो खत्म हो गया तो हम उसमें क्या यूज में लेंगे? हम पीरियड, हम फुल स्टॉप, हम एक डॉट यूज में लेंगे। सो जो मैंने इसमें एग्जाम्पल लिखा है, आपको क्या लगता है दैट वो एग्जाम्पल प्रॉपर है, वो एग्जाम्पल सही है? What do you think the example which I have written over here is right or wrong? क्या उसमें से कुछ मिसिंग है? अगर हम इस लाइन को देखते हैं तो हमें लगता है हाँ, इस लाइन में एक चीज मिसिंग है। वो क्या है? फुल स्टॉप। मैंने लाइन पूरी लिखी है, बट जो मैं बोल रही हूँ कि एक फुल स्टॉप होना चाहिए, अगर मैं यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाऊंगी, इफ आई एम नॉट गोइंग टू पुट द फुल स्टॉप हियर, आपको क्या पता चलेगा कि ये सेंटेंस पूरा हो गया या नहीं हुआ है? हमें नहीं पता चलेगा। तो इसलिए हमें फुल स्टॉप लगाना जरूरी होता है। तो ये बोल रहा है कि जब भी एक सेंटेंस पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, दैट टाइम वी यूज फुल स्टॉप। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस वक्त जो एक डॉट हम यूज में लेते हैं, दैट इज नोन एज फुल स्टॉप। सो नाउ try to understand that in English language only. Full stop is used at the end of complete sentence. ये अल्प विराम, फुल स्टॉप, ये डॉट वहां यूज में लेते हैं जहां पर सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाता है। जब सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हम ये फुल स्टॉप यूज में लेते हैं। वी यूज दिस फुल स्टॉप। Example, I went to the grocery. I went to the store for groceries. मेरा सेंटेंस पूरा हो गया है। इसके बाद अब नेक्स्ट सेंटेंस आएगा कि from there I bought few vegetables. From there I bought this. I bought some toys or I bought some eatables. तो वो एक नया सेंटेंस हो गया. That is a new sentence. So here it is complete. We are going to put the full stop. सेकेंड रूल, इसका एक और रूल है। क्या कहता है वो? इट इज यूज एट द एंड ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चन। जब भी एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं पर हम डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं, हम उसको इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं। जब भी हम कुछ इनडायरेक्टली पूछते हैं तो उसमें हम क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगा सकते। वी कैन नॉट पुट क्वेश्चन मार्क देयर। सो व्हाट वी पुट, व्हाट डू वी यूज? वी यूज दिस फुल स्टॉप whenever we are asking an indirect question। मतलब जब हम कोई क्वेश्चन सीधे नहीं पूछ रहे हैं, हम उसको कुछ क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहे हैं ना। एक तो होता है हमने सीधा पूछ लिया व्हाट इज योर नेम, एक सीधा क्वेश्चन है, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। बट हम इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहे हैं, योर नेम इज राम, इज योर नेम राम? सो हमने इसको घुमा दिया, क्या आपका नाम राम है? तो हमने इस क्वेश्चन को जब घुमा दिया तो वहां पे हम क्या यूज में लेंगे? वहां हम फुल स्टॉप यूज में लेंगे, वहां पर हम क्वेश्चन मार्क यूज में नहीं लेंगे। इसका थर्ड रूल क्या आता है? नॉट थर्ड रूल, इसका सेकेंड टाइप, दूसरा टाइप, दूसरा प्रकार, दूसरा टाइप क्या आता है? कॉमा। अब आपको ये याद रखना है कि व्हेन आई एम सेइंग टाइप, जब मैं टाइप बोल रही हूँ इसका मतलब प्रकार। दूसरा इसका प्रकार क्या है तो वो आपको अब याद रखना है हर बार। सी, for initial classes definitely I'll be using Hindi and English both। कुछ स्टार्टिंग की क्लासेस में मैं डेफिनेटली हिंदी इंग्लिश दोनों यूज में लूंगी ताकि आपको समझ आ सके वो लैंग्वेज। बट आफ्टरवर्ड्स आपको स्लोली स्लोली उन वर्ड्स को कैच करना है। यू हैव टू कैच दोज वर्ड्स एंड यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन इंग्लिश। okay, because slowly I'll move to complete English. Okay,
तो इसका सेकंड होता है कॉमा। नाउ कॉमा हम कब यूज में लेते हैं, कॉमा के रूल्स क्या हैं? तो कॉमा का फर्स्ट रूल है, अ कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट वर्ड और आइटम इन अ लिस्ट। ये हम तब यूज में लेते हैं जब हम किसी वर्ड को या किसी आइटम को एक दूसरे आइटम से सेपरेट करना चाहते हैं। सेपरेट मतलब अलग करना चाहते हैं। जब भी हम दो आइटम्स को एक ही लाइन में लिख रहे हैं, एक ही साथ लिख रहे हैं, we are writing them in the same line or we are writing them together means एक साथ, then we use comma। उस वक्त जो हम एक नीचे एक हल्का सा कॉमा, आप अगर देखेंगे इसमें सेकंड सेंटेंस तो आप देखेंगे कि हल्की सी लाइन नीचे जा रही, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमा बोलते हैं। तो वो टू वर्ड्स को सेपरेट करता है, अलग करता है। तो कॉमा का फर्स्ट रूल होता है जब हमें दो चीजों को सेपरेट करना होता है, दो वर्ड्स को सेपरेट करना होता है। लाइक हमारी बहुत बड़ी लिस्ट है, वी हैव अ वेरी बिग लिस्ट, लेट्स से 10 आइटम्स आर देयर, उसमें 10 आइटम्स है, तो उसको हम सेपरेट करना है। तो सेपरेशन के लिए हम क्या यूज में लेंगे, हम कॉमा यूज में लेंगे। हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड से अलग करेंगे कॉमा लगाकर। जैसे here's the example, she has 2 dogs, 3 cats, 1 dog and 5 fish in her house। तो उसने क्या बोला कि उसके पास में 2 डॉग्स हैं, 3 कैट्स हैं, 5 फिशेस हैं उसके घर में। तो उसने कैसे अलग किया, उसने एंड वर्ड भी यूज में लिया, उसने कॉमा भी यूज में लिया। अब हम हर वर्ड के बाद में, आफ्टर एवरी वर्ड वी कैन नॉट यूज एंड, राइट? जैसे हमने एक वर्ड बोला उसके बाद में हम एंड लगाए, जैसे 2 डॉग्स एंड 2 कैट्स एंड 5 फिशेस, क्या वो अच्छा लग रहा है बोलने में? नहीं लग रहा है वो अच्छा, वो कोई एक फ्लो ही नहीं लेके आ रहा है, कोई फ्लो ही नहीं हो रहा है। तो वो अच्छा भी नहीं लग रहा है, फ्लो भी नहीं आ रहा है। हम एक ही वर्ड बार बार रिपीट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट रिपीट द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन। सो हम क्या कर रहे हैं उसके लिए, हम बेसिकली उसको अलग कर रहे हैं कॉमा लगा के, वी आर सेपरेटिंग देम बाय यूजिंग द कॉमा। सेकेंड रूल बोलता है यूज अ कॉमा टू सेपरेट सिटी फ्रॉम इट्स स्टेट। तो ये बोल रहा है कि आप कॉमा यूज में लो जिससे आप एक सिटी को स्टेट से सेपरेट कर पाओ। तो आपने भी देखा होगा, यू माइट हैव सीन इन दी एट मेनी प्लेसेस कि हमने लिखा है जोधपुर, जोधपुर इज इन राजस्थान, सो जोधपुर कॉमा राजस्थान, बैंगलोर कॉमा कर्नाटका, जयपुर कॉमा राजस्थान। सो जब हम स्टेट और सिटी दोनों चीजें एक साथ लिख रहे हैं, यूजुअली हम दोनों चीजें लिखेंगे साथ में ना, क्योंकि सबको नहीं पता होता है कि कौन से स्टेट में क्या प्लेस है। आज अगर एकदम सडन में बोलूं अलवर, हमने नहीं सुना होगा नाम, हमें नहीं पता अलवर कहाँ है। तो हमें अगर स्टेट के बारे में पता करना है तो हम क्या लिखते हैं, अलवर राजस्थान, कि भाई ये अलवर की बात हो रही है एंड इट इज इन राजस्थान, ये राजस्थान में। सो वैसे जब हम दो चीज को, एक सिटी को एक स्टेट से हमें अलग करना होता है, उसको सेपरेटली दिखाना होता है, तो हम फुल स्टॉप यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि अभी सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है, सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है। तो हम उस केस में क्या यूज में लेते हैं, व्हाट डू वी यूज दैट, वी यूज इट कॉमा और दैट। नेक्स्ट रूल बोलता है you use a comma to separate the day of the month from the year। सेम जैसे हमें सिटी को स्टेट से सेपरेट करना होता है, हमने कॉमा लिया ना, वैसे ही जब हमें मंथ को ईयर से सेपरेट करना होता है तब हम क्या यूज में लेते हैं, अगेन उस वक्त हम कॉमा यूज में लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 मंथ्स हैं, तो 2 मंथ्स को हमें एक दूसरे से सेपरेट करना है, तो हमने क्या किया, हमने कॉमा यूज में ले लिया, दैट इज 4th of September टू 4th of September, कॉमा 1990। लाइक अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आप एग्जाम्पल देखेंगे ही वॉज बॉर्न ऑन August 4th 1990। वो कब बॉर्न हुआ था, वो August 4 को बॉर्न हुआ था, कॉमा 1990, ताकि जब आप बोल रहे हैं when you are speaking you take a pause for fraction of seconds। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, use a comma to separate two adjective describing words। adjective describing words क्या होते हैं, हम किसी की खूबी बता रहे हैं, हम किसी की अच्छाई बता रहे हैं, हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो बहुत हैंडसम है,
तो जब हम किसी की खूबी बता रहे हैं और उसमें हम 2-3 अलग अलग वर्ड्स यूज में ले रहे हैं, वी आर यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स टू टू टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग, तो हम क्या यूज में लेंगे वहां पे? अगेन हम कॉमा यूज में लेंगे। अब इस सेंटेंस में आप बताओ, जो सेंटेंस लिखा है शी वॉज अ यंग ब्यूटिफुल गर्ल, तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही लिखा है या इसमें कहीं पे कॉमा यूज में होना चाहिए था, फुल स्टॉप यूज में होना चाहिए था? क्या यूज में आना चाहिए था ये कहीं पे भी? यस, यूज में आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? शी वॉज अ यंग ब्यूटिफुल डॉग। यंग एक क्वालिटी बताई हमने, ब्यूटीफुल एक क्वालिटी बताई, तो हमने टू डिफरेंट क्वालिटीज बताई ना, टू डिफरेंट चीजें अलग अलग हमने बताई है। तो जब हमने टू डिफरेंट चीजें बताई है तो हमें उस चीज को एक दूसरे से सेपरेट करना होगा, और उस सेपरेशन के लिए हम क्या यूज में लेते हैं? हम कॉमा यूज में लेते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क ये हो गया, हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, तो उसको हम पूछने में क्या यूज में लेंगे? हम क्वेश्चन मार्क यूज में लेंगे। यूज क्वेश्चन मार्क ओनली आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ये आपको ये बोल रहा है कि आपको क्वेश्चन मार्क सिर्फ उस सिचुएशन में, उस जगह पे यूज करना है जब आप डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, मैंने आपसे डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा, तो उसमें मैं क्या यूज में लूंगी? क्वेश्चन मार्क। विल यू कम ओवर आफ्टर स्कूल, क्या तुम आओगे स्कूल खत्म होने के बाद? तो ये क्या हुआ? ये भी एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, तो हम इसमें क्या यूज में लेंगे? क्वेश्चन मार्क यूज में लेंगे। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहां पे हम क्वेश्चन मार्क यूज में लेते हैं। जैसे आपका नाम क्या है? क्वेश्चन मार्क। आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? क्वेश्चन मार्क। विच इज योर फेवरेट चॉकलेट? ना अब यहाँ पे आप डिफरेंस समझना, ठीक है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। विच इज योर फेवरेट चॉकलेट? आपकी पसंदीदा चॉकलेट कौन सी है? किटकैट इज योर फेवरेट चॉकलेट? तो मैंने सेम चीज बोली, एक में मैंने आंसर भी साथ में दिया, एक आंसर देके पूछा, एक बिना आंसर के पूछा। सो जब मैंने उसको बिना आंसर दे पूछा कि आपको क्या चीज पसंद है, तो हम मैं उसमें क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी। अब मैंने पूछा कि आपको किटकैट पसंद है, तो यहाँ तो वहां मैं डॉट लगा दूंगी कि आपको किटकैट पसंद है। तो मैंने इसमें ना आपसे पूछा नहीं, मैंने आपको बताया कि जब मुझे जहां तक पता है आपको किटकैट पसंद है, यू लाइक किटकैट, जिसमें मैंने आपको बताया है। तो इसमें क्या इनडायरेक्टली क्वेश्चन किया है मैंने, डायरेक्टली नहीं किया है। इनडायरेक्टली एक चीज ऐड कर दी, अब आपको बताना है, आप बोल रहे नहीं पसंद है तो आप बोलेंगे नहीं पसंद है। हालांकि ये क्वेश्चन ही है जिसमें आपको हाँ या ना बोलना है कि आपको किटकैट पसंद है या नहीं, डू यू लाइक किटकैट और नॉट। बट स्टिल ये डायरेक्टली नहीं पूछा गया, ये इनडायरेक्टली पूछा गया है, तो इसमें आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। यू आर गोइंग टू यूज अ फुल स्टॉप। क्या यूज में लेंगे आप? फुल स्टॉप। यहाँ तक आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर है ना? क्वेश्चन मार्क क्या होता है, कॉमा क्या होता है, फुल स्टॉप क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज में लेते हैं अलग अलग केसेस में। इसके बाद में हम फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, और वो फोर्थ पॉइंट क्या है? एक्सक्लेमेशन पॉइंट। सो क्या होता है एक्सक्लेमेशन पॉइंट क्या होता है? हम एक्साइटेड होते हैं कभी ना, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो हम एक एक चीज यूज में लेते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन पॉइंट। एक्सक्लेमेशन पॉइंट एज एन एक खड़ी लाइन होती है, नीचे डॉट होता है, तो वो होता है एक्सक्लेमेशन पॉइंट। जब हम कुछ एक्साइटमेंट शो करते हैं, so we use this exclamation point to emphasize the excitement, कि हम बहुत एक्साइटेड है आज, हमने कुछ वर्ड लिखा है अमेजिंग, तो उसके लिए हम है ना एक्साइटेड हो गए, हम एक्साइटेड में फिर क्या हम यूज में लेंगे? एक खड़ी डंडी और उसके नीचे एक छोटा सा डॉट, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन
पॉइंट। जैसे यहाँ पर हमने समर इज इन 3 months, सो क्या ये सही है? इसमें हमें एक्सक्लेमेशन पॉइंट यूज में लेना चाहिए था, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज में लेना चाहिए था। हाँ, हमें इसमें यूज में लेना चाहिए था। मैंने बहुत सारी जगह यूज में नहीं लिया है। क्यों यूज में नहीं लिया? बिकॉज मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपको जब मैं कोई चीज समझा रही हूँ तो उस चीज का आपको कितना समझ आ रहा है ना? तो अब जब हमने समर इज इन 3 months हमने ये बोला है, तो उसके बाद में हाँ, हमें एक्सक्लेमेशन पॉइंट यूज में लेना है। वी हैव टू यूज दैट एक्सक्लेमेशन पॉइंट। नेक्स्ट क्या आ गया? कोटेशन मार्क। फर्स्ट रूल कोटेशन। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कोटेशन होता क्या है। आपको पता है कि बहुत सी बार हम बुक्स में एक अलग अलग चीज पढ़ते हैं, कुछ हाईलाइटेड चीज पढ़ते हैं, लाइक टाइम इज मनी, और उसके साइड में ना ऊपर आप 2 कॉमास देखते हैं दोनों तरफ, स्टार्टिंग में 2 कॉमा, एंडिंग में 2 कॉमा। कोटेशन हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, हम ये चीज देखते ही देखते हैं। सो वो जो 2 कॉमा हम देखते हैं ना, जो ऊपर दोनों तरफ, द कॉमास व्हिच दे पुट ऑन बोथ द साइड, दोस कॉमास आर नोन एज कोटेशन मार्क्स। सो ये कोटेशन मार्क हम कुछ स्पेसिफिक चीज को हाईलाइट करने के लिए लगाते हैं। व्हेन वी वांट टू हाईलाइट, when we want to highlight a specific part, any specific thing, that time we use these quotation marks. So basically these quotation marks are used, ये हम बेसिकली उस चीजों के लिए यूज करते हैं जब हमें कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन हमने कुछ पूछना होता है, या हमें कुछ स्पेसिफिक चीज होती है जो हमें हाईलाइट करनी होती है, हमें अलग से दिखानी होती है। लाइक कि जैसे मैंने अभी कोटेशन बोला, टाइम इज मनी, वो एक अलग चीज है, मुझे वो हाईलाइट ही करनी, मुझे अलग से दिखानी, तो मैं उसमें कोटेशन मार्क यूज में लूंगी। सो कोटेशन मार्क का फर्स्ट रूल ये बोलता है, यूज कोटेशन मार्क टू सेट ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें कोटेशन मार्क यूज में लेना है। बट इधर एक बहुत कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, हम जब लिखने की बात कर रहे हैं, मैं बोलने की बात नहीं कर रही होगी, इसमें कोटेशन मार्क लिखने में ही काम में आता है। व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग, दैट टाइम ओनली वी यूज दिस कोटेशन मार्क. So when we are using this quotation mark, what do? We put the quotation inside the inverted comma, but we do not put question mark inside it. हम कोटेशन को तो कॉमा के अंदर डाल देते हैं, पर हम जो इन्वर्टेड कॉमास है ना, जो हमें इन्वर्टेड कॉमास दिख रहे हैं, उसके अंदर हम क्वेश्चन मार्क डालना भूल जाते हैं। हम क्वेश्चन मार्क को बाहर ही रख देते हैं, हम कोटेशन को डाल देते हैं, क्वेश्चन मार्क बाहर रख देते हैं, जो नहीं होता है। ये कोई अलग सेंटेंस नहीं, ये कोई अलग चीज नहीं है। क्वेश्चन मार्क जब हम यूज में ले रहे हैं तो वो क्वेश्चन के साथ ही आएगा। When we are using a question mark, we have to use that with the line only, with the question only. हम उसे अलग नहीं कर सकते. We cannot separate that thing. So when we are talking about what is your favorite color, so the question mark is going to be inside the inverted comma, not outside the inverted comma. The next rule says periods and commas always go inside the quotation mark. फुल स्टॉप, पीरियड्स हमें अब समझ में आ चुका है, इसलिए मैं उसको हिंदी में बार बार नहीं बता रही हूँ। पीरियड्स क्या होते हैं, फुल स्टॉप एंड कॉमा, कॉमा भी हमें पता है। ऑलवेज गो इनसाइड द कोटेशन मार्क, इनसाइड मतलब अंदर जाना। सो दीज आर द थिंग दैट कॉमा एंड पीरियड्स आर द थिंग्स व्हिच आर ऑलवेज use inside the quotation mark, they never use outside the कोटेशन मार्क। अगर हमें कुछ कॉमा लगाना है, अगर हमें कुछ फुल स्टॉप लगाना है, तो हम कोटेशन मार्क जहां पे हम ब्रैकेट्स क्लोज कर रहे हैं, जहां हम कोटेशन मार्क क्लोज कर रहे हैं, हमें वहीं पे उसको लगाना होगा। सो जैसे I don't want to go to school, Sonal said. So she want to emphasize this thing. वो उस पे ना फोकस डालना चाहती है, उसको हाईलाइट करना चाहती है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, मेरे को स्कूल नहीं जाना है।
सो उसने उस चीज को इन्वर्टेड कॉमास दैट इज कोटेशन मार्क के अंदर डाल दिया है कि ये कोटेशन मार्क है, इसके अंदर मैंने सेंटेंस प्लेस कर लिया, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। अब उसके बाद में ऑब्वियसली कॉमा लगाना पड़ेगा, फुल स्टॉप, सेंटेंस खत्म तो नहीं हुआ, किसने बोला ये? सो ये सोनल ने बोला। अब जब हम बोल रहे हैं सोनल ने बोला है तो दैट मीन्स वी आर राइटिंग दैट नेम। तो उस नेम से पहले हमें कॉमा करके उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, उसको अलग करना पड़ेगा। तो वो कॉमा हम कोटेशन मार्क्स के अंदर ही लेके जाएंगे, उसको बाहर नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्या चीज हो गई है? कोलन। कोलन क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है कोलन क्या होता है? कोलन हम बहुत सी जगह यूज में लेते हैं, बहुत सारी जगह, आपने भी यूज में ली होगी कोलन। कोलन बेसिकली सी इज फॉर कॉमा, सी इज फॉर कोलन। कॉमा होता है जो नीचे से हल्का सा कर्वी होता है, लाइक इन्वर्टेड सी जैसा हम बनाते हैं। कोलन होता है टू डॉट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डॉट्स, एक डॉट ऊपर एक डॉट नीचे। हम फुल स्टॉप में एक डॉट नीचे लगाते हैं, we put one dot at the in the bottom for full stop. For colon we use two dots, एक ऊपर एक नीचे। जब हम दो डॉट्स लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोलन। सो क्या होता है कोलन, हम कब यूज में लेते हैं? किसी ने कोलन यूज में लिया है कभी? Have you ever used this colon when you are writing something, when you're speaking something, or maybe when you are reading something? Have you ever used this colon? So rule says use a colon after a complete sentence to introduce a list of items. So you have to use a colon once you complete the sentence to introduce a list of items. हम कोलन तब यूज में लेते हैं जब हम एक सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं और उस सेंटेंस में हमें कुछ आइटम्स ऐड करने होते हैं, कुछ लिस्ट ऐड करनी होती है कि ये चीजें हैं इसके अंदर। जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं, ये तो हम बोलते हैं कि जब मैं वहां पे जाऊंगा तो मैं अपने साथ ये सारा सामान लेके जाऊंगा। क्या सामान लेके जाओगे? अब जब आपको सामान का नाम लिखना है, व्हेन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दोज आइटम्स, यू विल हैव टू यूज दिस कोलन कि ओके आई विल टेक colon, I'll take shoes, books, cards, badminton, carom, my bag. I'll take all these stuff with me. इसमें आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब हम कोलन यूज में ले रहे हैं और उसके साथ में हम लिस्ट ऑफ आइटम्स लिख रहे हैं, आइटम्स को अलग करने के लिए हम क्या यूज में लेंगे? बताइए हम क्या यूज में लेंगे? जब लिस्ट ऑफ आइटम होती है उसको हमें अलग करना होता है एक दूसरे से, तो उस वक्त हम क्या यूज में लेते हैं? क्या यूज में लेते हैं हम इसमें? उस वक्त हम यूज में लेते हैं कॉमा। जस्ट हमने अभी पढ़ा था कि जब हम लिस्ट ऑफ आइटम्स लिख रहे होते हैं, लंबी लिस्ट होती है, उसमें हमें जगह जगह कॉमास यूज में लेने ही पड़ेंगे, तो उस वक्त जो हम यूज में लेते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमा। So use a colon after a complete sentence to introduce a list of items. I'm repeating the sentence very slowly because I want you to understand this English language also. Use a colon after a complete sentence to introduce a list of items. आपको कोलन यूज में कर लेना है जब भी आपको लगे कि आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, बट उस सेंटेंस के बाद में आपको कुछ आइटम्स के नेम लिखने हैं, आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है कि मुझे ये चीजें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज में लेंगे? हम कोलन यूज में लेके लिस्ट बनाना शुरू करेंगे, और जो भी लिस्ट हम बना रहे हैं उसके बीच में वी विल बी यूजिंग द कॉमा। सेकेंड रूल इसका से कहता है use a colon after the greeting of a person's name in a business letter. Whenever you are greeting a person in a business letter, once you write the name of that person, do not forget to use the colon.
So whenever you are greeting a person, whenever you are creating the list of the person, that this is the list of the person and these persons are needed to be greeted, so there what you are going to use is you are going to use the colon. Okay, चलो आज हम एक बहुत बेसिक चीज पढ़ते हैं. हम लैंग्वेज लैब में हमने बेसिक पंचुएशन पढ़ लिया. पंचुएशन बहुत हो गया, इससे ज्यादा वी विल नॉट स्टडी नाउ. नाउ लेट्स टॉक इंग्लिश क्या है. व्हाट इज इंग्लिश? It is the combination, it is the formation of the sentences using different words. A good English is nothing but I'll explain this is in Hindi also, don't worry. A good English is nothing but it is the proper use of grammar, the proper use of words while making the sentence. मैं आपको बोलूं हिंदी में अपना इंट्रोडक्शन दो, आप बहुत फास्ट दे देंगे. मेरा नाम साक्षी है, मुझे खेलना पसंद है, मेरा फेवरेट गेम क्रिकेट है, मैंने एमबीए किया है. बहुत फास्ट हम इंट्रोडक्शन दे देंगे. क्यों? क्योंकि हम वो हिंदी में बोलते आए हैं, हम बचपन से वो लैंग्वेज बोलते आए हैं, हम उसमें बहुत फ्लुएंट हो गए. अब जब मैं इंग्लिश में बोलने के लिए बोलूंगी, इसमें क्या डिफिकल्ट है? यू आर रीडिंग इंग्लिश, you are listening English, you are writing English, then where is the hesitation? वो hesitation कहाँ है और क्यों है? चलिए, जो मैंने हिंदी में बोला अपना इंट्रोडक्शन में इंग्लिश में बोलती हूँ. जब मैंने बोला मेरा नाम साक्षी है, it's very simple. What you are going to say for this? My name is Sakshi. Easy. मेरा नाम साक्षी, my name is Sakshi. मुझे खेलना पसंद है, मुझे खेलना पसंद है. I love to play. I love to play. मेरा फेवरेट गेम बैडमिंटन है. My favorite okay, मेरा पसंदीदा गेम, मेरा पसंदीदा खेल बैडमिंटन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? My favorite game is badminton. मुझे खेलना बहुत पसंद है. I love to play badminton a lot. बहुत पसंद है, जब मैं बोल रही हूँ बहुत पसंद है, तो हमने उसको क्या यूज में ले लिया? A lot. बहुत मतलब a lot. That is how we have used this word. Then मैंने इसके बोला था मैंने MBA किया है. I have completed my MBA. किया है मतलब पूरा हो गया मेरा MBA. That's why मैं बोल रही हूँ, that's why I'm speaking that I have done MBA. So मेरा MBA पूरा हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं I have completed my MBA. It is very easy, don't you think? I'll speak my complete introduction in English. My name is Sakshi. I love to play a lot. My favorite game is badminton. I love to play badminton a lot. And I have completed my MBA. Very easy, very basic language which you are using. Okay, when you are making this sentence, the flow of the sentence is something which is very important. जब आप sentence बना रहे हो, उस वक्त जो एक फ्लो होना चाहिए सेंटेंस का, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर हम वो फ्लो नहीं दे पाते, जैसे बहुत सी बार हम क्या करते हैं, हम ना ये जो सपोर्टिंग वर्ड्स होते हैं, कौन से होते हैं सपोर्टिंग वर्ड्स इंग्लिश में? इज, एंड, द, आर, ये पता है सपोर्टिंग वर्ड्स होते हैं. ये सेंटेंस को पूरा करने में आपकी हेल्प करते हैं. पर बहुत सी बार हम क्या करते हैं, हम यही वर्ड सेंटेंस में डालना हम भूल जाते हैं, हम नहीं यूज में लेते. जैसे माय नेम इज साक्षी, माय नेम साक्षी. हम ये मिस्टेक करते हैं, बहुत सी बार करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि हमें सपोर्टिंग वर्ड्स कहाँ यूज में लेने, कैसे यूज में लेना. जब भी हमें किसी सेंटेंस को पूरा करना होता है, जब भी हमें किसी सेंटेंस को एक फ्लो में बोलना होता है, हमें उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए सपोर्टिंग वर्ड्स, सहायक शब्दों की जरूरत पड़ती है. वो सहायक शब्द कौन से होते हैं, सपोर्टिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? वो होते हैं इज, आर. जैसे मैंने अभी बोला माय नेम साक्षी.
सो क्या आपको ये सेंटेंस पूरा लग रहा है? अगर आप ये सेंटेंस सुन रहे हैं तो क्या आपको ये सेंटेंस पूरा लग रहा है? नहीं लग रहा ना? ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग, बट हमें नहीं पता चल पाता, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्या मिसिंग है और क्यों मिसिंग है, नहीं हम आइडेंटिफाई कर पाते। सो उसमें हम क्या करते हैं, हम इसी प्रॉपर वर्ड्स यूज में लेते हैं, जैसे माय नेम इज साक्षी। अब मैं जैसे ही मैंने एक छोटा सा वर्ड यूज में लिया, इज, बहुत छोटा सा वर्ड है, बट इसने पता है पूरे सेंटेंस को एक प्रॉपर फॉर्म में ला दिया कि यस माय नेम इज साक्षी। ऐसे ही बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें बोलते, हम बोलना भूल जाते हैं। आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगी, आई गो मार्केट, हम उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, वो राइट इंग्लिश नहीं होती है। दो we understand the meaning, the other person who is listening to you will understand the meaning of what you are saying, but it is not the right English, it is not the right pronunciation which you are doing, which you are making, isn't it? It's not right. सो जब हम चीजों को राइट बनाना चाहते हैं, जब हम चीजों को पूरा क्लियरली बोलना चाहते हैं, तो उसमें ये बहुत जरूरी है कि हम इस तरह से सेंटेंस को कंप्लीट करके बोले, हम बीच में वर्ड्स नहीं मिस करें। जैसे अभी मैंने बोला आई गो टू मार्केट, आई गो मार्केट, आई विल गो टू मार्केट। ये पता है क्या होता है, टेंसेस हम यूज में ले रहे हैं, शैल, विल, ing form, continuous form. So हमने tense पढ़े हैं, we have already read these tenses. So when you are making the sentences, when you are studying the sentence, it is very important. बहुत जरूरी है कि हम sentences में tenses का use करें। tenses क्या होते हैं, कैसे होते हैं? जैसे टेंसेस, बेसिकली हम टेंस की बात करें तो वह सिर्फ 3 तरह के टेंस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब हम सोच रहे हैं कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पास्ट है, कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा फ्यूचर है? सो पास्ट टेंस का मतलब होता है जो बीत गया, द थिंग्स व्हिच हैव ऑलरेडी गॉन। आपने जो कल किया था, जहाँ था वर्ड आ जाता है ना, उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। बीत चुका है वो, दैट इज ऑलरेडी गॉन, दैट इज नॉट गोइंग टू कम बैक अगेन। द थिंग्स विच स्टेज इन अ मेमोरी, जो हमारी मेमोरी, हमारी यादों में बस जाते हैं, जो हमारी यादों में रह जाते हैं, जिन पलों को, जिस वक्त को हम वापस नहीं जी सकते, जिस वक्त हमने कुछ काम किया, वो वक्त, वो काम वापस नहीं आएगा, उस चीज को जो चला गया है उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। चला गया, इट हैज गॉन, दैट इज द पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है फिर? ये तो पास्ट टेंस हुआ। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? अभी क्या है, अभी हम सेशन ले रहे, वी आर इनटू द सेशन। क्या है ये? चल रहा है कुछ, अभी हो रहा है कुछ, आप उस पल को जी रहे हो, आप उस पल में कुछ कर रहे हो, यू आर लिविंग दोस मोमेंट, you are doing something in those moments, so that is the present tense। currently जो हो रहा है, जिस वक्त में हम हैं, the moment in which we are, the moment which we are living, the work we are doing, it is the present tense। जो अभी है, जो अभी चल रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। लास्ट मैंने क्या बोला था, कोई मुझे बता सकता है लास्ट टेंस मैंने कौन सा बोला था? लास्ट टेंस मैंने बोला था फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब, अब आप खुद बताइए, यू विल हैव टू टेल मी कि फ्यूचर मतलब क्या हुआ। जब पास्ट मतलब बीत गया, ऑलरेडी गॉन, प्रेजेंट मतलब विच इज गोइंग ऑन, जो अभी चल रहा है, तो फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर इज द टाइम विच इज नॉट कम, विच इज येट टू कम, आने वाला कल, आने वाला पल, वो होता है फ्यूचर टेंस।
The time which is going to come now, the time for which we are planning, that is the future. We always plan for the future. So बहुत easy होता है, we regret the past, we think about the past, we enjoy the sweet memories of the past, but we plan for our future and we live in the present. टेंसेस क्लियर हुए आप लोगों को कि टेंसेस लाइक पास्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है? बिकॉज इसमें बहुत सारे सब पार्ट्स हैं जो हम आने वाले सेशंस में धीरे धीरे कवर करेंगे, बट अभी सिर्फ मैंने आपको एक ब्रीफिंग दी है कि इंग्लिश का टेंसेस से बहुत क्लोज रिलेशन है. A perfect English, perfect spoken English with the right use of grammar is the one where you make the proper use of tenses. ये वहां पर होता है जहां पर हम टेंस प्रॉपर यूज में ले पाते हैं. जब हम टेंसेस प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, जहां आपको ये पता होता है कि क्या यूज में लेना है. मुझे हैड यूज में लेना है, हैव यूज में लेना है और विल यूज में लेना है. क्या यूज में लेना है? I had a eraser. I have a eraser. I will buy a eraser. So हमें क्या यूज में लेना है? जब हम कुछ अपने बारे में बता रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं? हम अपना प्रेजेंट बता रहे हैं, हमारे फ्यूचर की प्लानिंग बता रहे हैं, या जो चीज ऑलरेडी जा चुकी है हम वो बता रहे हैं. तो जैसे जो चीज ऑलरेडी जा चुकी है, अगर हम पास्ट की बात करें तो वहां पे हम बेसिकली यूज करते हैं हैज और हैड. वॉज मतलब बीत गया. एम चल रहा है. आई हैव दिस मतलब मेरे पास अभी ये है. आई एम हैविंग इट. आई विल हैव दैट. विल मतलब मैं वो चीज लूंगी, मैं वो खरीदूंगी. जो करूंगी, किया नहीं है अब तक, अब तक आपने, जो अब आप करोगे, that is known as past tense, that is known as future tense. ये मैंने कर लिया था, मैं वहां जाके आ गई थी. I went there, I already went there. हो गया. That is past. Understood? So these are basically tenses. Now हम tenses की बात करें तो उसमें और भी tense आते हैं, but broadly 3 ही category में हम tenses को divide करते हैं. That is past tense, present tense and future tense. जब हम इनकी सब categories discuss करेंगे फ्यूचर सेशंस में, तब हम इसके बारे में और इन डेप्थ इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि इसमें और डिफरेंट कौन कौन से तरह के टेंसेस होते हैं, उसको हम कैसे यूज में लेते हैं और कहाँ यूज में लेते हैं. ठीक है. सो आज के लिए जो आपका एक होमवर्क है, द होमवर्क व्हिच यू हैव फॉर टुडे इज just prepare a short introduction about yourself in English. It is okay even if you're using broken English word, even if you are using a combination of Hindi and English, it is okay. I have no problem with that, absolutely. But I want you to come prepared with your short introduction. Do not think about what mom is going to say, what mom is going to think about how we are speaking. I'm not going to think anything. I just want to know how much you have understood from today's session of using the helping word, of using the supporting words when making the sentences. Whether you are making the complete sentences or you are making the mistake in making the sentences. So what you are doing, I just want to know those things, and that is why I'm telling you to come prepared with the sentence. So with this, we have come to end of today's session. Now here, if you have any doubt related to what we have discussed today, that is, first we have discussed about punctuation, and second we have just talked about the normal thing, that is the tenses. हमने एक पंचुएशन डिस्कस किया था जिसमें बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ डिफरेंट पंचुएशंस होते हैं. उसके साथ में हमने टेंसेस की बात की थी. अब टेंसेस को अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या बोलते हैं?
भूतकाल बीत गया, जो पास्ट टेंस मैंने आपको बोला ना उसको आप बोलेंगे भूतकाल। भूतकाल हमने वर्ड सुना हुआ होगा, भूतकाल जो गया। प्रेजेंट टेंस को हम क्या बोलते हैं, वर्तमान जो अभी चल रहा है। और आने वाला टाइम, फ्यूचर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, as past tense, present tense and future tense. I hope now I am clear with what I was trying to explain you, right? Okay, so with this we have come to the end of today's session. Now in the next session of Language Lab we will be talking about, first we'll be talking a bit about the non-verbal body language, your body, how your body explain things to other person. That is non-verbal communication we'll be talking about, and then slowly we are going to move forward with the most important things which we need to focus on. Okay, yes, okay, so we are done with the session. Bye bye, have a wonderful day.